बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का सामना कर रहे हैं, डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी का सामना कर रहे हैं और कभी एक प्रॉब्लम से निकलते हैं कभी दूसरे में आ जाते हैं। एक वक्त था जब मैं भी इसी सब में था। मैंने ज़िंदगी के 8 साल एंटी डिप्रेसेंट्स खाए, बहुत से इलाज कराए, बड़ी चीज़ें की। मैं एक बीमारी से निकलता था, कभी दूसरी बीमारी में जाता था, कभी तीसरी में जाता था। और मैं समझता था कि शायद मेरे स्टमक का मसला है, मैं समझता था शायद मेरे एंजाइटी का मसला है, मैं समझता था शायद मेरे डिप्रेशन का मसला है। फिर जब मैं अपनी लाइफ को देखता था, यार मेरे पास तो कोई रीज़न नहीं थी कि जिस वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन हो। यार आप इमेजिन करो कि एक लड़का 17-18 साल का और करोड़ों रुपए कमाने शुरू हो जाए, तो क्या उसकी लाइफ में क्या डिप्रेशन होगा? कोई डिप्रेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जिसने लाइफ में डिप्रेशन दिया, और यही चीज़ है जो हमारी सेहत के ऊपर बड़ा ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। और एक गलती जो हम करते हैं, जो हम अपनी आंतों की सेहत का ख्याल नहीं रखते। एक बहुत बड़ी गलती कि हम अपने नेगेटिव बैक्टीरियाज़ को फीड करते रहते हैं, बैड बैक्टीरियाज़ को फीड करते रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, कुछ रिसर्च की बातें होंगी। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लेकिन इसे सदका जारिया समझ के पूरी वीडियो को देखिएगा और इसे आगे तक शेयर कीजिएगा। अगर आपने ज़िंदगी में ये चीज़ें फिगर आउट कर ली, इन मिस्टेक्स को ठीक कर लिया जो मैंने की, और अपनी ज़िंदगी को बदल दी। जब से मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन में अपने गट को ठीक किया है, गट लाइफ को चेंज किया है, मैंने ज़िंदगी में बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे हैं। बड़ी चीज़ों को मैंने बदलते हुए देखा है। हम सोच भी नहीं सकते कि गट लाइफ ठीक होने से, अगर आपकी गट लाइफ ठीक नहीं है ना, तो आपको बहुत से चैलेंजेस आएंगे। आपको लो इम्यूनिटी का सामना होगा, आपको लीकी गट का सामना होगा, आपको ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस ज़्यादा है, थायराइड होने का, रिबोटॉइड आर्थराइटिस होने का, IBS IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो होती है, गैस्ट्रोइंटाइटिस जो है, इसके अलावा सीबो, एच पॉइलरी, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, सर्टन टाइप ऑफ कैंसर, BP, ब्लड प्रेशर के जो लोग मसले मसाइल में रहते हैं और विदाउट एनी रीज़न रहते हैं। इसके अलावा एक गोली सिस्टम जो हम अपने अंदर डाल लेते हैं, या कोई एंटी डिप्रेसेंट्स की गोली शुरू कर लेते हैं, या कोई जो है वो ब्लड प्रेशर की गोली शुरू कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें इस चीज़ की निशानी है कि हम एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में आ रहे हैं। हम गोली खा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, गोली छोड़ रहे हैं, फिर वहीं आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि हमारा गट ठीक नहीं है। अब गट क्या चीज़ है, मैं बहुत सा सिंपल करके आपको समझाना चाहता हूँ। चीज़ें बहुत आसान बातें आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप के ऊपर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़नी है। गट हमारे मुंह से लेके, हमारी ओसोफेगस खुराक की नाली से लेके, हमारे स्टमक से लेके, हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत तक जो है, इसे गट कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं, उसको तोड़कर जिस्म में से जो है ना, उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल के, उससे एनर्जी निकाल के, उससे प्रोटीन्स निकाल से के, उससे फैट्स निकाल के, निशास्ता निकाल के उनको जज़ब करता है और ये पूरे हमारे जिस्म को देता है। और जो गैर ज़रूरी फाजिल मादे होते हैं वो हमारी बॉडी से निकाल देता है। अब जो हेल्थी गट होता है ना, तो वो तो ये सारा काम ठीक से कर रहा होता है। लेकिन जो बैड गट होता है ना, वो ये काम ठीक से नहीं कर रहा होता। वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। वो कोई भी जो फंक्शनिंग है वो ठीक से नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसमें लीकी गट की वजह से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ठीक से जज़ब नहीं हो पा रहे होते। अब एक चीज़ होती है गट माइक्रोबायोम्स। अब ये वो चीज़ है जो कि गेम चेंजर है हमारे गट में ना। हमारी इन आंतों में, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में, पूरे गट ट्रैक में तकरीबन 100 ट्रिलियन के करीब जो है ना, वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगाई होता है, आर्काइज होते हैं। ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? हमारी डाइजेशन को ठीक रखना, इम्यूनिटी को ठीक रखना, और वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करना, वाइटामिन्स को बनाना, मूड को, मेंटल हेल्थ को ठीक रखना। अब हमारे अंदर गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं। अब जो गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं उनकी एक रेशो होती है। गुड बैक्टीरिया की रेशो होनी चाहिए 80 to 85% और बैड बैक्टीरिया की 15 to 20%। अब गुड बैक्टीरिया का काम क्या होता है? इनका जो बेसिक काम होता है वो खाने से मिनरल्स, वाइटामिन्स को जज़ब करना, हार्मोन्स को रेगुलेट करना और नुकसानदेह पैथोजेंस को से हमें बचाना, उनको मारना। अब जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशंस बनाते हैं, ये बीमारियां बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत को ख़त्म करते हैं। इनकी कोशिश ये होती है। अब जब गट डिसऑर्डर होता है, ये गट जो है वो उसकी तरतीब ख़राब होती है, तो वो उसमें ये जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं इनकी रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब इनकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है तो हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। मुख्तलिफ रिसर्चेस ये मानती हैं कि अगर आपके गट माइक्रोबायोम्स
ठीक है, अगर आपका गट ठीक है तो आप बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। 2019 में एक स्टडी में एक्सप्लेन किया गया कि अच्छी डाइट, फाइबर इनटेक और फर्मेंटेबल कार्ब्स जो होते हैं वो गुड गट फ्लोरा को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा अहम है। 2022 की एक स्टडी में देखा गया कि फर्मेंटेड फूड के इनटेक बढ़ाने से जो है वो हमारे माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बढ़ती है और इन्फ्लेमेशन के जो मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं। तो जब आप अच्छी डाइट पे फोकस करते हैं तो आपका गट जो है वो अच्छा होता है, और जब आप बुरी डाइट पे फोकस करते हैं, अब आप बुरी चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आपका गट हेल्थ जो है वो बुरी होती है। तो जो बुरी चीज़ें हम खा रहे होते हैं, इट्स मीन कि हम अपने अच्छे बैक्टीरिया को नहीं, बुरे बैक्टीरिया को फीड कर रहे होते हैं। तो आप अपनी आंतों की सेहत को अगर बरकरार रखना चाहते हैं, अगर इसे ठीक रखना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। आपको अपने बैड बैक्टीरिया को फीड अप करना बंद करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो चीज़ें हमारे बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया को, हमारे गट के बैड बैक्टीरिया को ग्रो करती हैं, ज़्यादा करती हैं, और जब वो ज़्यादा होते हैं तो फिर वो हमारी पूरी की पूरी जो है ना वो आंतों को जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और उनकी वजह से बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है इंसान को। इसकी मिसाल सेम सी है कि एक जगह से बारिश का पानी आ रहा है, हम उस सुराख को बंद नहीं करें और जगह से नीचे साफ करते रहें, तो वो जितना मर्जी आप कर लें, वो कभी भी आप उस जगह पे वो सुराख बंद किए बगैर, वो छेद बंद किए बगैर आप नहीं ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो चीज़ों को चेंज कर सकते। सेम वही लोग, जिन लोगों को लीकी गट हो गया, जिन लोगों को एच पॉइलरी हो गया, अगर ये लोग एहतियात नहीं करेंगे, IBS, IBD, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, अगर आपने इन नेगेटिव बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया को फीड अप करना बंद नहीं किया, तो याद रखिएगा लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बैड बैक्टीरिया की जो सबसे बेहतरीन और जो आइडियल खुराक है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ये आपने नहीं करना। बैड बैक्टीरिया के लिए जो सबसे आइडियल चीज़ है वो है रेडी टू यूज़ फूड, फास्ट फूड, फ्रोज़न फूड। ये पॉपुलर है आजकल के दौर में। आप देखें फास्ट फूड और फ्रोज़न फूड कितने ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो गए हैं। 2024 की एक स्टडी में देखा गया कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से जो गट बैरियर जो होता है ना वो डैमेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन जो है वो गट इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इससे कोलोरेक्टल कैंसर होने का और IBD होने का रिस्क बढ़ जाता है। लीकी गट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह जब हम लो फाइबर डाइट लेते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो ये लो जो फाइबर डाइट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिसमें वाइट ब्रेड, नूडल, मैदा और पास्ता, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स चलती हैं, टेबल शुगर, कैंडीज, डेजर्ट, कुकीज़, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सारी एक पूरी एक लिस्ट है। अब ये जो होती है ना, ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। 2024 में एक स्टडी में बताया गया कि प्रोसेस्ड फूड, तो जब आप ये खाते हैं तो ये आपके अंदर के जो फाइबर है, इस खाने में फाइबर कम होते हैं, तो फाइबर की जो होते हैं वो बैक्टीरिया की, प्रोबायोटिक्स की जो है ना वो तादाद को बढ़ाते हैं, उनके लिए वो फ्यूल का काम करते हैं। तो जब आप वो नहीं खाएंगे, ये इस तरह की सिंपल शुगर खाएंगे, सिंपल ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तो ये नुकसान करेंगे और आपके गट को डैमेज करेंगे। फिर आता है एडिड शुगर। एडिड शुगर और स्वीटनर्स, ये बहुत ज़्यादा हम कॉमन हो गए हैं। हमने बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक्सेसिव शुगर और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं वो हमारे गट माइक्रोबायोटा कंपोजिशन को ख़राब कर देते हैं। स्टडीज़ कहती है कि 2024 में बताया गया कि प्रोसेस्ड फूड और एडिड शुगर गट हेल्थ को नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो आप देखें हम दिन में हम कितनी दफ़ा चीनी का इस्तेमाल करते हैं। फिर बैड बैक्टीरिया की जो आइडियल डाइट है वो है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स जो होते हैं, इम्यूलिफाइजर्स, स्टेबलाइजर्स, आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव्स, ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। डॉक्टर विलियम डेविस जिन्होंने एल्यूटेरी योगर्ट बनाया और जिन्होंने जो है वो अपनी सुपर गट में बताया कि जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हमारे गट के गुड बैक्टीरिया को मारते हैं और कम करते हैं। एनिमल मॉडल्स में एडिक्टिव्स ने गट में परमेबिलिटी बढ़ाई और इन्फ्लेमेशन ट्रिगर की। ये भी एक स्टडी है। हाई बैड फैट के जो डाइट होती है, ये स्पेशली बैड बैक्टीरियाज की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की खुराक होती है। ट्रांस फैट, सेचुरेटेड फैट, कुछ किस्म के स्पेशली ज़्यादातर सेचुरेटेड फैट या अनहेल्दी फैट जो होती है ना वो गट फ्लोरा को इम्बैलेंस करती है। कुछ चूहों की स्टडीज़ में दिखाती है कि हाई फैट
डाइट से गट बैक्टीरिया कम डाइवर्सिटी वाले हो जाते हैं और मेटाबॉलिक अलाइनमेंट बढ़ती है। अब उसमें क्या जो है वो हमारे सीड ऑयल्स हैं, हमारे सीड ऑयल्स, प्रोसेस्ड ऑयल और ये जो रिफाइंड किस्म के ऑयल बनाए जाते हैं, सोया ऑयल्स वगैरह, फास्ट फूड, फ्राइज, चिप्स, मार्जरीन्स और ये बेकरी आइटम्स वगैरह, ये हाईली जो है ना वो बैड फैट का सोर्स होते हैं। कुछ हमारा आजकल के दौर में लाइफस्टाइल, अब लाइफस्टाइल हमारे मूड पे, हमारे गट फ्लोरा पे, हमारी पूरी की पूरी चीज़ों पे इम्पेक्ट करता है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है पुअर स्लीपिंग पैटर्न, और बार बार अपने आप के अपने सर्केडियन सिस्टम को, जो अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए एक टाइम फिक्स किया हुआ है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, हमने उसको बार बार जो है ना वो डिस्टर्ब करने की कसम खाई हुई है। कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी रात को 5 बजे सो रहे हैं, अजीबोगरीब ही हमने बनाया हुआ। और ये जो होते हैं गट माइक्रोबायोम्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। फिर अननेसेसरी और मतलब एम ही बिला वजह ही कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिला वजह ही कुछ लोग अपने स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं। और ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल जब होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये गट लाइनिंग को और इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो रॉन्ग वे में ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर जो है ना वो क्रॉनिक डिजीज बनने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो मेरा मकसद यहाँ ये नहीं कि समझो आप जरा जो अननेसेसरी लोग हैं उन्हें मैनेज करना है, मैं आगे वो भी बताता हूँ। फिर आती है बात एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़। ये हकीकत है कि हमारे इधर डॉक्टर हजरात भी और पेशेंट हजरात भी जो है ना वो एंटीबायोटिक्स का बिला वजह और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरी बैक्टीरिया को भी ये मार देता है, मतलब आपके हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार देगा। बैड बैक्टीरिया को तो मारेगा ही, साथ हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार देगा। और इसी चीज़ की वजह से आपने नोटिस किया होगा कि आप जितने ज़्यादा एंटीबायोटिक के कोर्सेज करते हैं, आपने शायद नोटिस किया या नहीं किया, मैंने ज़रूर किया है कि मैंने जितने ज़्यादा एंटीबायोटिक के कोर्सेज किए मैं उतना ज़्यादा बीमार हुआ। फिर आती है बात स्मोकिंग की। स्मोकिंग जो होती है ये भी हमारे गट लाइनिंग को डैमेज करती है। और फिर अल्कोहल की बदकिस्मती के साथ हमारे इधर अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इससे करे। और ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। फिर आप मत सोचें कि आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ से मना फरमाया आप वो काम करेंगे तो आपको सेहत मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। 2009 में एक रिसर्च में देखा गया, एक्सप्लोर किया गया कि निकोटीन पुअर डाइट, स्लीप और गट डायोप्सिस का जो है वो सबब बनते हैं। इसके बाद नेगेटिव थिंकिंग है, वेले रहना है और हर वक्त सोचते रहना, परेशान करते रहना अपने आप को, ये हमारे लाइफस्टाइल बन गया। स्क्रोलिंग करते रहना, मोबाइल बिला वजह इस्तेमाल करते रहना। अब ये चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं कि आप ये सब कर रहे हैं ना तो ये लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। कुछ देर तक आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसको जल्द से जल्द चेंज करने की कोशिश करें, वरना खुदा ना खास्ता आगे जाके क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्यों ऐसी हो रही है कि ये देखें, लोग अपने खाने पीने की वजह से जो है वो बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं। और ये आपने अगर अपने गाइट को ठीक करना है तो पहले चीज़ पे आपने करना है कि अपने नेगेटिव बैक्टीरियाज को फीड करना बंद करना है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये नेगेटिव बैक्टीरिया का फीड है, खुराक है। अब थोड़ी सी साइंटिफिक एविडेंस की बात करते हैं कि 2021 की एक स्टडी में दिखाया गया कि लंबे अरसे तक अनहेल्दी डाइट गट माइक्रोबायोटा को प्रो इन्फ्लेमेटरी बना देता है, जिससे इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन और डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। फिर 2023 की एक स्टडी में देखा गया कि हाई स्वीट, हाई सॉल्ट, हाई ट्रांसफैट चीज़ों ने सिर्फ गट खराब नहीं होता बल्कि ब्रेन फंक्शंस भी जो है ये भी खराब होते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी गट हेल्थ को ठीक नहीं रहने देंगी। तो जो पहला स्टेप आपने करना है वो ये करना है, आपने पहले स्टेप के लिए ना मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये समझो ज़रा आप। ये जो है ना, ये मान के चलो आपका गट है, इसको गट समझो, और ये वो जो बैड बैक्टीरिया को फीड कर रहा है और ये वो जो गुड बैक्टीरिया को फीड कर रहा है। आप दोनों डालेंगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा, ये स्ट्रांग होगा, बैड बैक्टीरिया स्ट्रांग होंगे जैसे भी हो रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप यही कर रहे होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बताते हैं, वो आपको 2 गोलियां 4 गोलियां दे देता है, वो टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। जब तक कि आप बैड बैक्टीरिया को फीड करना बंद नहीं करेंगे, इनको अंदर जाने से नहीं रोकेंगे, मान के चलो ना, देखो अगर मैं रोज़ाना बैड चीज़ें भी डाल रहा हूँ, अच्छी चीज़ें भी डाल रहा हूँ, तो ये क्या बन रहा है, बैड ही बन रहा है ना। एक बंदा आपको नेगेटिव भी कह रहा है, पॉजिटिव भी कह रहा है, आपके ऊपर किसका असर होगा, नेगेटिव का ज़्यादा असर होगा। तो आप रोज़ाना पिज़्ज़ा भी खा रहे हो, बर्गर भी खा रहे हो, शवारमा भी खा रहे हो, और चाय भी पी रहे हो, और हर जो है वो चीनी का इस्तेमाल भी कर रहे हो, हर वो चीज़ कर रहे हो,
तो क्या कर रहे हो, आप अपने बैड बैक्टीरिया को फीड कर रहे हो। आप जो मर्जी कर लो, आपकी गट इन्फ्लेमेशंस कम नहीं होंगी, आपकी चीज़ें वैसी की वैसे चलेंगी। देखो, अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई। हर इंसान के साथ सेंसिटिव पर्सन के अंदर ना ये जो नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, जो इनकी डाइट होती है, इनके साथ जो होती है ना, वो फाइट करने के लिए वो उस तरह से वो नहीं होता, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि वो उतना नहीं है जितना एक आम इंसान है। तो वो आम इंसान भी अगर ये गलती कर रहा है तो लंबे अरसे के बाद वो खुदा ना खास्ता वो भी बीमारियों को दावत दे रहा है। क्या ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये हमारे लिए आसमान से उतर कर आई हैं या ये कुदरती हैं? ये कुदरती नहीं है। आपके लिए हर वो चीज़ जो मैन मॉडिफिकेशन में आती है वो हमारे लिए नुकसानदेह, अगर आप देखते हो तो अगर आपने पहले स्टेप को फॉलो करना है, अपनी आंतों को ठीक करना है, तो आपको ये बैड बैक्टीरिया के फीड को रोकना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वन एंड ओनली थिंग कि जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। आपके गट में अगर बुरी चीज़ जाएगी तो आपके गट के लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देगी, आपको आईबीएस जो है वो लीकी गट होने का चांस है, आपको आईबीएस होने का ख़तरा है। यही आईबीएस, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ, फिर ये ऑटो इम्यून डिजीज़, ये क्रोनिक किस्म की प्रॉब्लम्स, शुगर, फैटी लीवर, किडनीज प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या कुछ, सिर्फ हमारी बैड चॉइसेस की वजह से। बैड बैक्टीरिया की डाइट हमने जिस दिन रोक दी, अब क्या होगा? अब हमारे स्टमक में सिर्फ गुड बैक्टीरिया जाएगा, और गुड बैक्टीरिया जाएगा तो हर चीज़ बदल जाएगी। ये वो चीज़ है जो आपने अंडरस्टैंड कर ली तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 2024 की एक स्टडी में बताया गया कि प्लांट बेस्ड डाइट हेल्दियर गट माइक्रोब्स को बहुत सपोर्ट करती है। रेड मीट और हैवी डेयरी जैसी चीज़ें कुछ नेगेटिव बैक्टीरिया को फेवर करती हैं, जो कि हेल्थी मार्कर्स के लिए ठीक नहीं है। मतलब यहाँ मैं थोड़ा सा कहूँगा कि अगर आप सिंपल जो है ना वो सिंपल ही रेड मीट खा रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा यहाँ है कि आपको रेड मीट का थोड़ा सा होता है, वो भी सेंसिटिव लोगों को। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल कर रहे हो तो साथ फिर आप वेजिटेबल्स वगैरह उसके साथ ले लो, तो वो आपके लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं हम कि हमने अपने गुड बैक्टीरियाज को कैसे फीड करना है। गुड बैक्टीरिया के फीड के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि एक तो बैड चॉइसेस आज से आपने बंद कर देनी है। बैड बैक्टीरिया की जो डाइट है तो वो खुद ब खुद ही बैड बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाएगी और गुड बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वो है फर्मेंटेड फूड्स एंड प्रोबायोटिक्स। पर फर्मेंटेड फूड में आता है दही, आता है एलुटेरी योगर्ट, आता है कीफर, आता है, और इनमें जो है ना वो बेनिफिशियरी बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब बेनिफिशियरी बैक्टीरिया की जो खुराक होती है, उन बैक्टीरियाज की तादाद अंदर बढ़ाने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए जो चीज़ है वो चीज़ है फाइबर। अब फाइबर आपको कहाँ मिलता है? फल में, सब्जियों में, होल ग्रेन्स में, लेग्यूम्स में, इनमें फाइबर्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो आप अगर लंबे अरसे तक बुरे बैक्टीरिया को फीड नहीं करोगे तो जिन लोगों को भी लीकी गट का मसला, आईबीएस का मतलब तरह के मसले मसाइल हैं, उनके ये मसले मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। गट ब्रेन एक्सिस में क्या होता है, जिसमें आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, तो उसमें क्या होता है कि इंसान अपने कॉन्शियस से जो है ना वो सब कॉन्शियसली कुछ ऐसी उसने प्रोग्रामिंग्स कर ली होती हैं कि जिस वजह से वो होता है। तो ब्रेन प्रोग्रामिंग भी ज़रूरी है और गट प्रोग्रामिंग भी ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी एक डाइट बुक बनाओ। आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता, आपको दही सूट करता है, नहीं करता, आपको दूध सूट करता है, नहीं करता, आपको कौन सी लेग्यूम सूट करती हैं, नहीं करती, आपको कौन सी वेजिस सूट करती है, नहीं करती। ये पूरे का पूरा आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। फिर आपने उन चीज़ों को पकाया कैसे है, क्योंकि हमारे इधर ना एक बहुत बड़ी गलती है कि हम कोई भी चीज़ पकाते हैं घर में, हम समझते हैं वो हेल्दी है। अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा सीड ऑयल डाल दिया है, अनहेल्दी फैट्स डाल दिए हैं उसमें, ट्रांस फैट्स के ये जो अनहेल्दी होते हैं ये आपने बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, तो आप याद रखें कि वो चीज़ आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो फिर बैड बैक्टीरिया की डाइट बनेगी। तो कोशिश ये करें कि आप खाना जब भी बनाएं उसे ऑलिव्स ऑयल में बनाएं या सेसमे सीड में बनाएं या देसी घी में बनाएं। फिर आता है हेल्थी फैट्स का इस्तेमाल। हेल्थी फैट को चूज़ करो। हेल्थी फैट के जो सबसे बेहतरीन सोर्सेज हैं वो है ऑलिव ऑयल, वो है नट्स, वो है सीड्स, फिश ऑयल, ओमेगा फैटी एसिड जो है, और अवॉइड करना है हमने सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट से। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन इसके ऊपर डिस्कशन कर दूंगा। अब बात आती है हाइड्रेशन की। पानी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिन लोगों को सेंसिटिव है, स्टमक जिनका सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना।
बाज़ लोग ऐसे करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो स्टमक फुल हो जाता है। स्टमक फुल होने की वजह से वो जो गैस होती है वो ऊपर को चढ़ती है, उसकी वजह से उन्हें यहाँ दर्द हो सकता है, यहाँ चेस्ट वाली साइड पे, यहाँ वो हार्ट के से रिलेटेड करते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये नहीं करना आपने। अगर आपको ये हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। फिर ये चीज़ें आपने जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें करनी है वो है लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अल्लाह के साथ जुड़े, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, पॉजिटिव सेल्फ बिलीव बनाएं, और एक ना पैटर्न सेट कर लें बेड टाइमिंग। नींद बड़ी ज़रूरी है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हो, मैं कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस से बातें बताता हूँ। ये बातें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज करेंगी। देखो, जो सबसे बेहतरीन चीज़ मेरी लाइफ जिसने बदली वो थी नींद। मुझे याद है जब मैं डिप्रेशन से निकल रहा था तो मुझे एक रात बड़ी पुरसकून नींद आई थी, और उस नींद ने मुझे होप दी थी। और जब आप नींद ठीक से लेते हो ना, आपके बहुत से प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। नींद हमारी बॉडी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफसोस के हम नींद पे काम ही नहीं करते। फिर बात आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। आपको स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए। हमारी लाइफ में स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है उसको देखना है। क्या वो स्ट्रेस आगे जाके एंजाइटी में बन रहा है, क्या वो डिप्रेशन में बन रहा है, किस वजह से बन रहा है, स्ट्रेस को देखें। कुछ NLP टेक्निक्स मेरे चैनल पे पढ़ी हैं, उनको देखें, उसको मैनेजमेंट की तरफ लाएं। ये चीज़ें आपने करनी है। वॉक करें, स्लो वॉक करें, जिम करें। जिम स्ट्रेस को निकालने का, अग्रेशन को निकालने का, एंगर को निकालने का बहुत बेस्ट वे है। आप स्लो वॉक करें, आप जो है वो पॉजिटिव सोचें। फिर एक चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा। नस्वार का मैं भूल गया, नस्वार को भी आप ऐड कर लो। अगर नस्वार यूज़ करते तो वो निकालो। अल्कोहल को छोड़ दो, तौबा करो। ये हराम काम है, ये जो है वो बहुत ख़राब चीज़ है, इससे बचो। चाय का इस्तेमाल आपको बंद करना पड़ेगा। चाय का इस्तेमाल आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर तो चाय पीनी है आपने तो फिर मेरे बताए हुए तरीके पे पी लो आप। वो कम नुकसान करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम। किसी भी सिचुएशन में आपको लगे कि आप किसी खुदा ना खासा किसी बीमारी में चले गए हैं, किसी प्रॉब्लम में चले गए हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि आपको एकदम एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए तो आपने नहीं जाना। अननेसेसरी एकदम एंटीबायोटिक्स की तरफ आपने जंप नहीं करना। यार, आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे याद है मैं बहुत से केसेस में जानबूझ के सिर्फ अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करनी पड़े मैंने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, और बहुत छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, और बहुत छोटी सी उम्र में मैंने अपनी बहुत सी गलतियों से बहुत सी चीज़ें तबाह व बर्बाद कर ली। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी सज़ा इंसान को पूरी ज़िंदगी मिलती है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो उन्होंने किए भी नहीं होते, लेकिन वो सज़ा काट रहे होते हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ। कुछ ना करदा गुनाहों की सज़ा पूरी ज़िंदगी है। लेकिन मैं आपको अगर मैं किसी को बचा सकता हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अब बात आती है एंटी डिप्रेसेंट्स की। आपके एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ना, आपको लग रहा होता है कि ये ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस कर रहे हैं। मेरा सवाल चंद है कि ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस जो है कहाँ से बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ से कि यहाँ से? 95% तो आपका सेरोटोनिन गट में बनता है। तो मतलब आप गट हेल्थ पे काम करेंगे तो आपका सेरोटोनिन ठीक हो जाएगा। अब मुझे कुछ मेरे भाई हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो वो ये समझ लेंगे कि शायद मैं कह रहा हूँ कि एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। देखो, आपको अगर ज़रूरत है, पड़ रही है, पहली तो चीज़ ये कि आप मेरी वीडियो पे अमल करके देख लो। मेजोरिटी केसेस में नहीं होती, जैसे मेरे केस में नहीं थी, और मैंने बिला वजह ही दे तेरी इस्तेमाल की, और उस चीज़ की वजह से मैंने बहुत कुछ गंवाया। मैंने बहुत सी चीज़ें गंवाई हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, इंसान एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में होता है कि वो समझ रहा होता है कि कोई और ऑप्शन भी है, तो वो कोई और ऑप्शन की वजह से वो अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर देता है और वो उसी की तरफ भागता रहता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। जब आपने कभी शॉपिंग पे जाना होता है, ख्याल आ जाता है कि शॉपिंग करनी है, तो आपसे कोई काम नहीं होता, फिर आपके जहन में वही शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। और जब आप शॉपिंग पे जाते हो, आप याद रखिएगा, उस टाइम आप मेजोरिटी में अननेसेसरी चीज़ें उठा के ले आते हो, और बुरी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आप एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में हो। बहुत से लोग साइकोलॉजिकल ट्रैप में चले जाते हैं। अगर आप उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को ब्रेक डाउन करना चाहते हो ना, तो अननेसेसरी मेडिकेशन से बचना चाहते हो, तो ये ज़रूर अपने आप से बार बार कहना कि मेरे पास इसके अलावा कौन सा रास्ता है। और मैं जानता हूँ आपके पास बहुत से रास्ते होते हैं, आपको उन चीज़ों को करना चाहिए। और द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट अगर इस दुनिया में कोई है, नमाज है, कुरान है, स्लो वॉक है, जिम है, अपने मुंह के चस्के को बंद करना है, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लाना है, दूसरों के साथ मिलना है, सोशली एक्टिवेट होना है। आपके ये चारों के चारों हार्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन को, एंडोर्फिन्स को,
डोपामिन को, सेरोटोनिन को ऐसे बूस्ट करेगी कि आप सोच नहीं सकते। सिंपल है, करके देख लो, आपकी ज़िंदगी बदल के रह जाएगी। देखो मेरे पास कोई आपको देने के लिए नहीं है कि मैं कहूँ जी मेरे से कोचिंग लोगे तो आप ठीक होगे, मैं ये भी कह सकता था। मेरा ज़मीर वो नहीं है, मैं किसी के साथ छुरी नहीं फेर सकता किसी के साथ। हमारे पास तो न जाने कितने लोग आते हैं, सर कामरान से कहे हमें कोच कर दे, मैं नहीं करता सबको कोच। जिसके पास अपने लिए लगाने के लिए वक्त है, मैं चाहता हूँ वो जो पैसे तुमने मुझे 5, 10, 20 हज़ार देना है वो अपनी डाइट पे लगाओ। हमारे पे बड़ी ऑफर्स आती हैं कि जी 50 हज़ार ले लें, 60 हज़ार दे दें, हमें कोच कर दें। मैं वो आम कोचों की तरह नहीं हूँ, मेरा ओढ़ना बिछोड़ना ये नहीं है। अल्लाह ताला मुझे अपने रिस्क से दे, और शायद यही एक रीज़न है कि आज तक ना मैं घर बना सकता, गाड़ी बना सका, क्योंकि मैंने जो बनाया वो आप लोगों की मोहब्बत है। और अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों को मुझे उनमें शुमार करे, बस यही मेरी कोशिश है। एक चीज़ जो आपने करनी है ना, द बेस्ट चीज़ वो है कि आपने अपने गट को रीसेट करना है। इसके ऊपर मैं इन डिटेल आपको प्लान दे दूंगा। आपने अपने गट को अगर रीसेट करना है ना, जस्ट फॉर 14 डेज, 14 दिन ज़िंदगी के मेरे कहने पे ये करके देख लो। 14 दिन शुगर निकाल दो, चीनी निकाल देनी है। और अगर आप चीनी निकालते हो ना 14 दिन के लिए, तो आपको इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। कुछ मैं बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। एक तो ये जो आपको अननेसेसरी भूख लगती है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। और ये जो क्रेविंग्स होती हैं ये भी ख़त्म हो जाएगी। आपको जो फटीग रहती है वो कम हो जाएगी। आप में जो फैट की तादाद ज़्यादा हो गई, फैट लॉस हो जाएगा। आपका मूड बिला वजह जो चिड़चिड़ा रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी स्किन के टेक्सचर बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो स्टिफनेस है, पेन्स रहती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। आपकी लिवर के, किडनीज़ के, आपकी पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी अगर आप सिर्फ शुगर निकाल दोगे तो। फिर प्रोसेस फूड निकाल दो और ज़ीरो कार्ब की तरफ चले जाओ। ज़ीरो कार्ब का मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा वो फ्रूट्स और वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी नहीं करना। एक पूरा आपने जो है ना रिसर्च मेंटेन करनी है कि लेस कार्बोहाइड्रेट्स। ज़ीरो कार्ब का मतलब यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ीरो कार्ब पे चले जाओ, नहीं, ज़ीरो कार्ब पे इंसान जा भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर रिच होते हैं, फाइबर रिच आपने कार्बोहाइड्रेट्स की सर्च करनी है और उनको जो है ना वो अपनी उसमें डाइट में डालना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ना एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिर आपने फर्मेंटेड फूड का इन 14 दिनों में इस्तेमाल करना है, जितना ज़्यादा हो सके। अपने आप को हाइड्रेशन रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो। फिर वही बात है, अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम है, तो पानी भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के। फाइबर रिच, अब फाइबर रिच आएगा तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स भी आएंगे, तो ज़ीरो कार्ब नहीं हो सकेगा। फाइबर रिच में आपने रहना है, फाइबर रिच गुड फैट्स का इस्तेमाल करना है। इन 15 दिनों में आपने अपने आप को, 14 दिनों में अपने आप को कोशिश ये करनी है कि आपके स्ट्रेस एंजाइटीज़ के लेवल हमेशा कम से कम रहे। और आप अपने आप को, अपनी डाइजेशन को हर 3-3 दिन बाद ऑब्जर्व करोगे। ये 14 दिन का एक रीसेट माइंड जो है वो गट रीसेट प्रोग्राम होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इस पर एक लेटर ऑन वीडियो बनाऊंगा कि 14 दिनों के डे 1 से लेके डे 14 देर तक हमारे दिन के 14 दिनों के टास्क होंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 से लेके डे 14 तक। इन 14 दिनों में हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बता दूंगा आपको कि इन 14 दिनों में अगर आप ये चीज़ें करते तो आपको ये फ़ायदे होने को। लेकिन वो लंबी वीडियो हो जाएगी, मैंने सिर्फ आपको सिंपल ये चीज़ें बताई हैं। अब वो लोग जो समझते हैं कि उनको सिंपल आसान सी भाषा में समझाया जाए, तो भाषा आसान सी ये है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, अगर आप सिंपल यही करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके बहुत से मसले मसाइल बंद हो जाएंगे। मैं चीनी नहीं, मैं चीनी ज़ीरो, मैं चीनी लूँगा मुझे डिप्रेशन होना शुरू होता है। मैं चाय बहुत कम, सुबह इतनी सी, और वो भी क्या, पहले पानी बॉयल करूँगा, फिर उसमें इलायची डालूंगा, दालचीनी डालूंगा, सौंफ डालूंगा और थोड़ी सी हल्दी डालूंगा, फिर थोड़ी सी पत्ती डालूंगा और 2 चम्मच दूध के, नथिंग एल्स। उसका भी फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। वो भी खाने के नाश्ते के 2 घंटे बाद। नाश्ते के साथ नहीं, नाश्ते के साथ लेंगे तो ये पॉलीफिनाइल्स होते हैं इसमें, तो वो आयरन ऑब्जॉर्प्शन को ठीक ख़त्म कर देते हैं। मेरा नाश्ता होता है तलबीना। तलबीना सिंपल है, आप सिंपल तलबीना भी बना सकते हो। सिंपल तलबीना जो लो और जो में डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स ला के, नट्स एंड सीड्स ला के वो डाल लो आप, और उसका जो है ना वो आपका जो के दलिए का बन गया, तलबीना बन गया। उसमें चीनी ना डालें, शुगर ना डालें, कुछ नहीं, ये सिंपल। और बनाना है आपने उसे ऑलमंड मिल्क में बनाए। उसके अलावा मैं 2 बॉयल अंडे लेता हूँ या 4 बॉयल अंडे लेता हूँ। जिस दिन मैं तलबीना लूँ वहाँ उस दिन 2 बॉयल अंडे, जिस दिन तलबीना ना लूँ 4 बॉयल अंडे। मैं उस टाइम पे हाफ या छोटे साइज़ का एक एप्पल लेता हूँ। एप्पल रिचेस्ट सोर्स होता है फाइबर का और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। मैं ये लेता हूँ
मुझे ये सूट करता है, मुझे नहीं पता किसी को सूट करेगा कि नहीं, बट मुझे लगता है कि ये बहुत दी बेस्ट चीज़ है अगर आप लेना चाहते हैं। उसके 2 घंटे बाद ना मैं चाय पी लेता हूँ इतनी सी, या घंटे 1.5 घंटे बाद जिम से पहले मैं चाय पीता हूँ। फिर मैं जिम जाता हूँ और इससे पहले मैं एम्प्टी स्टमक वॉक भी करता हूँ। नमाज वगैरह, कुरान वगैरह वो दिन में चलते रहते हैं, ज़िक्र अज़कार चलते रहते हैं। फिर दोपहर के खाने में मेरी ये कोशिश होती है कि खाने से आधा घंटा पहले चिया सीड्स, उससे के थोड़ी देर बाद जो है ना वो तकरीबन 20 मिनट्स जो है वो बाद मैं सैलेड खाता हूँ। फिर उसके 10 to 15 20 मिनट्स बाद जो है मैं जो है वो खाना खाता हूँ। मेरे खाने में ज़्यादातर ये होता है कि या तो चिकन देसी या मटन, 1 या 2 बोटी या 3 बोटी और लंबा शोरबा इतना ज़्यादा शोरबा, और उस इतने ज़्यादा शोरबे में सिर्फ 1 रोटी और वो टुकड़े टुकड़े करके डालता हूँ। ये मेरा दोपहर का खाना। फिर शाम के टाइम मैं कोशिश ये करता हूँ फ्रेश फ्रूट प्लस थोड़े से सीड्स और नट्स जो भी अवेलेबल हो वो करके 3:30 बजे या 4 बजे, अगर मैंने 1:30 बजे खाना खाया तो मैं इसे 3:30 4 बजे करता हूँ। 3 घंटे बाद मैं खाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, 2 ढाई 3 घंटे बाद। फिर जो मेरा रात का खाना होता है वो 6:30 बजे, हार्डली 6:30 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाता। और जो रात को मेरा होता है उसमें ये होता है, उसमें अब देखो कुछ लोगों को ब्रोकली गैस करती है, डिफरेंट तरह की। मेरे पास पूरी एक नोटबुक है, मुझे ब्रोकली गैस नहीं करती, मेरे अंदर कोई ब्रोकली का जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती। होती है कभी कभार होती है अगर मैं सिंपल ब्रोकली लूँ तो, लेकिन मैं ब्रोकली प्लस मटर प्लस थोड़ी सी गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और ये 5 सब्जियां होती हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होती है। ब्रोकली की इतनी सी क्वांटिटी होगी और बाकी जो है वो गाजर की इतनी सी क्वांटिटी होगी, और ये सारी तकरीबन एक प्लेट बनती है। इसमें बंद गोभी ज़्यादा होती है, मटर थोड़े थोड़े से ही होते हैं। ये सारी एक ना प्लेट बन जाती है। इस प्लेट में या तो 2 बॉयल अंडे हो जाएंगे, या दो अंडों का आमलेट होगा हल्के से मक्खन में बना, या जो है मैं कोई भी और चीज़ जो है वो कर लूँगा, या मैं कभी कभार जो है वो वंस अ वीक फ़िश विदाउट रोटी। ये मेरा रात का होगा। अब ये मेरी पूरी की पूरी जो कैलोरीज बनती है ना मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, मैंने पूरी अपनी करके कैलकुलेशन करके, ये तकरीबन 1800 से 2200 के करीब करीब कैलोरीज होती हैं। इसमें फ्रूट भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं पूरा अपना कैलकुलेटर रखता हूँ, अपनी कैलोरीज को हिसाब रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपने वेट को 80 से ऊपर नहीं जाने देना। अभी माशाल्लाह 75-76 के करीब है, तो मैं इसीलिए इन चीज़ों को करता हूँ। हालांकि वेट गेन करना मेरे जैसी बॉडी टाइप के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं वेट गेन नहीं करूँगा मैं सिर्फ फैट गेन करूँगा, मुझे मसल गेन करना है। ये भी एक बड़ी चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। हम क्या करते हैं मोस्टली, हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमें सेहत बनाएगा। बहुत ज़्यादा खाना आपको सेहत नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपकी सेहत बनाती है। अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें, अब मैं पूरे दिन में 10-15 हज़ार स्टेप्स तो मैं समझता हूँ मैं ऐसे चल लेता हूँ एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 घंटा मेरी जिम भी होती है। जिम इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होती है। मैं वेट्स थोड़े ही उठाता हूँ क्योंकि मुझे लीन मसल्स पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा बल्की बॉडी पसंद नहीं है। तो मैं उस हिसाब से अपने आप को लेके चलता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आपको वो इंसान बता रहा है कि जिसने 1 दवाई खाई, 2 दवाइयाँ खाई, 3 दवाइयाँ, कभी इस हकीम के पास, कभी इस डॉक्टर के पास। माजरत के साथ हर डॉक्टर अपना मंजर बेच रहा है, हर हकीम अपनी पब्लिसिटी कर रहा है, हर बंदा अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। और देखो मेरी इस वीडियो में हर वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैं चाहता ही नहीं कि आप ये समझो कि शायद इस बंदे के पास कोई गीदड़ सिंगी है, ये ठीक हुआ है तो हम भी ठीक हो सकते हैं। और ज़िंदगी में यार इतना दुख काटा, इतनी तकलीफ़ काटी, इतने लोगों के असल चेहरे देखे। आज तकलीफ़ होती है पर अब खुशी होती है कि अल्लाह ने वो वक्त दिखाया और वो चेहरे भी दिखाए। उस एक वक्त ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उससे पहले मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हूँ। मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज जो दुख दर्द तकलीफ़ आया ना, ये आपको कुछ बनाने के लिए है। इसके लेसन्स को समझिएगा, इसको लर्निंग के तौर पे लीजिएगा। ये आगे बढ़ाने के लिए है। ये मंजिल आपकी नहीं है, मंजिल आपकी बहुत आगे है। अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। बस अल्लाह के साथ जुड़ के रहें, मत वो काम करें जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह से जुड़ जाना ही असल ज़िंदगी की कामयाबी है, असल ज़िंदगी की हकीकत है और असल ज़िंदगी का मज़ा है। देखो आप जो समझ रहे हो ना कि मुझे ये चीज़ शिफा देगी, मुझे ये शिफा देगी, नहीं, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। जब उसने वक्त लिखा होता है ना, मैं इस बात पे कसम उठाने को तैयार हूँ। आप सिंपल पानी भी पीते हो ना, आपको शिफा मिलना शुरू हो जाती है। उसने वक्त लिखा है। रो रो के उससे शिफा मांगे, सेहत मांगे और ज़ुबान के चस्के को रोक दें।
चंद दिन के लिए आप रोक कर देखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगेन ये चीज़ें सारी ज़िंदगी बचा लो अपने आप को, कभी कभार के लिए रख लो, जैसे वंस अ वाइल, हफ्ते में एक बार चीट डे रख लो, 15 दिन में एक बार चीट डे रख लो, महीने में एक बार चीट डे रख लो, दबा के खाओ फिर, लेकिन रोज़ाना नहीं खाओ। रोज़ाना खाओगे तो ये चीज़ें नुकसान करेंगी, गट लाइनिंग को ख़राब करेंगी, गट ख़राब तो सारी चीज़ें ख़राब। और असल चीज़ यही है, टमी मुस्कुराए तो दिमाग मुस्कुराए। इसका मुस्कुराना, इसके मुस्कुराने के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। एक और ज़िंदगी के नाम के लिए, हॉस्पिटल के लिए दुआ ही कर दीजिएगा, डोनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप इतनी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, और मेरे कुछ काम है जो फंसे हुए हैं, बस वो किसी तरह हो जाए तो मेरे लिए 1 या 10 हॉस्पिटल्स बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। बस कभी कभी इंसान के ना होती हैं चीज़ें, बस आप दुआ कर लीजिएगा, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।